हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस राज में भारत आए पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट ने आईएसआई के लिए जुटाई थी जानकारियां। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा का बहुत बड़ा दावा भारत के कांग्रेस पार्टी को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर हामिद अंसारी ने इनको बुलाया था। दोस्तों ऐसा हम नहीं, पाकिस्तानी लेखक ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, आपको सबसे बड़ी खबर हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां पर अमेरिका के हिमारस के आगे रूस का S-400 भी हुआ फेल। 12 रूसी सैनिक हुए ढेर, जिसके बाद पुतिन ने नाराज होने के बाद दोस्तों उठाया सबसे बड़ा कदम। बताएंगे आपको क्या कदम उठाया गया है दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को उंगलियों पर नचाने के बाद भी कर्ज नहीं दे रहा है IMF। बताएंगे दोस्तों इस बार क्या कहा IMF ने। और इसी बीच बताएंगे जहां पर एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। योगी जी ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। बताएंगे इनके बात के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों। और साथ ही कांग्रेस छोड़ने को तैयार है 11 असंतुष्ट विधायक जल्द बीजेपी में होंगे शामिल। दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। और दोस्तों आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत में कांग्रेस राज में भारत आए पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट ने ISI के लिए जुटाई थी जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, हामिद अंसारी ने बुलाया, भारत के 15 राज्यों में घूमकर ISI के लिए जुटाई सूचनाएं। जी हाँ दोस्तों, नुसरत मिर्जा ने बहुत बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी पोल खुलती नजर आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान के मशहूर कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं दोस्तों। नुसरत ने यूट्यूबर शकील चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में बात कबूली है कि वो कई बार भारत दौरे पर गए हैं और यहाँ पर उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियां जुटाई है। मिर्जा ने इंटरव्यू में अपने साल 2011 के दौरे का जिक्र किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वो एक बार न्योते पर भारत आए थे। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी नाम लिया दोस्तों। उनका कहना है कि वो आखिरी बार मिल्ली गैजेट अखबार के मालिक फरुल इस्लाम के न्योते पर भारत गए थे। यहाँ पर उन्हें कई जानकारियां मिली थी जो उन्होंने ISIS के मुखिया को दी थी। मिर्जा की माने तो ISIS के पास भारत के हर शहर की जानकारी है और ISI के लोग इन शहरों में बतौर एजेंट काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा ने बताया है कि जिस समय कांग्रेस का शासन भारत में था उस समय वो आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत आए थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो मुगल है और उन्होंने देश पर राज किया है तो वो यहाँ के हालातों से वाकिफ हैं। पाकिस्तान भारत की संस्कृति को तो समझता ही है, साथ ही साथ उसकी कमजोरियों को भी समझता है। यहाँ समस्या ये है कि उसने भारत को लेकर जो भी तजुर्बा हासिल किया है उससे उसे कोई भी इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने दावा किया है कि 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियां उन्होंने एकत्रित तो की थी। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिल्ली गैजेट अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम ने भारत में आमंत्रित किया था दोस्तों। और सोशल मीडिया में उनका ये इंटरव्यू खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में दोस्तों यानी कि 2010 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने पूर्व में कांग्रेस राज का पोल खोलकर रख दिया है दोस्तों। किस प्रकार से पाकिस्तानियों को भारत में निमंत्रण देकर दोस्तों, चाहे किसी ने भी बुलाया हो, बुलाने के पीछे मनसा कुछ भी रहा हो दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपना खेल तो खेला ही, यहाँ एजेंट बनकर आए दोस्तों। और पूरे भारत देश के दोस्तों शहरों का इन्होंने सूचनाएं इकट्ठा की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों पुरानी कांग्रेस सरकार को लेकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से ये नए नए खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, इससे साफ पता चलता था कि भारत क्यों पहले की सरकारों में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की और, जहां पर अमेरिका के हिमार्स के आगे रशिया का S-400 हुआ फेल। 12 रूसी सैनिक हुए ढेर, पुतिन नाराज। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध अपने 5 महीने पूरे होने के करीब है। जानकारी के मुताबिक
मुताबिक अब इस जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होने की खबर है। हालांकि कई मोर्चों पर यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसमें पश्चिमी देशों के हथियारों का बहुत बड़ा योगदान है। एक खबर आ रही है दोस्तों कि एक कमांड पोस्ट पर 12 रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो वहीं पुतिन अपने S-400 डिफेंस सिस्टम के फेल होने से काफी नाराज है। अमेरिका की हिमार्स मिसाइलें युद्ध में रशिया को गहरी चोटें पहुंचा रही हैं। जी हां दोस्तों, डेली मेल की खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की तरफ से दागे गए सिर्फ एक रॉकेट हमले में 12 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में रूसी कब्जे वाले खेरसोन शहर के पास चोरबोनवाइका एयरपोर्ट पर एक कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया था। दोस्तों खबरें तो यहाँ तक हैं कि इसमें कम से कम एक जनरल और एक कर्नल की मौत हो गई है। हमले के वीडियो में रॉकेट से दिखने वाली एक घातक वस्तु बेस पर गिरती और जोरदार धमाका होता है और रूस को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों S-400 पर हिमार्स भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां अब रशिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन के सभी नागरिकों को रूस की नागरिकता की पेशकश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में रूस का प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने यूक्रेन के सभी लोगों को रूसी नागरिकता देने के लिए त्वरित प्रक्रिया का विस्तार करते हुए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले यूक्रेन के दोनेत्स्क लुहांस्क क्षेत्र के साथ दक्षिणी जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्र के लोगों के लिए ही नागरिकता की प्रक्रिया सरल थी। इन बड़े इलाकों के बड़े हिस्सों पर रूस का नियंत्रण है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में नागरिकता देने की प्रक्रिया सबसे पहले दोनेत्स्क और लुहांस्क के निवासियों के लिए शुरू की गई थी। इस साल विद्रोहियों के कब्जे वाले दोनों क्षेत्रों की करीब 18% आबादी यानी 7,20,000 से ज्यादा लोगों को रूसी पासपोर्ट दिए गए। दोस्तों यूक्रेन पर हमले के 3 महीने बाद मई में जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्र के बाशिंदों के लिए भी त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यानी कि दोस्तों अब रशिया ने यूक्रेन के नागरिकों को बड़ा लालच देने की कोशिश की है दोस्तों, ताकि सभी यूक्रेनी नागरिक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रशिया जाए दोस्तों, और यूक्रेन में जब कोई ना बचे तो यूक्रेन ऑटोमेटिकली रशिया का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी रशिया ने भी बहुत बड़ी ये चाल चली है। इस पर आपकी निजी राय क्या होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान को उंगलियों पर नचाने के बाद भी IMF नहीं दे रहा कर्ज। जी हाँ दोस्तों, लोन की राह तकते ऐसी हो गई है पाकिस्तान की हालत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी विस्तारित फंड सुविधा के तहत 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए किस्त जारी नहीं की है। IMF के बारे में एक सवाल के जवाब में सनाउल्लाह ने कहा है कि सरकार ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया है जिसके पक्ष में हम नहीं थे। उन्होंने कहा कि IMF ने मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचाया लेकिन किस्त जारी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, जियो न्यूज ने बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता से बिना किसी देरी के किस्त जारी करने का आग्रह किया ताकि देश खुद को मुश्किल दौर से बाहर निकाल सके। सनाउल्लाह के मुताबिक पाकिस्तान इस समय अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि देश की खातिर हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जिससे देश बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सनाउल्लाह ने पिछली सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले देश पर एक ऐसे समूह का शासन था जिसने बदला लेने के अलावा कुछ नहीं किया, और इस बीच पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने, पिछले ऋणों को चुकाने और चालू खाता घाटे के वित्त के लिए चालू वित्त वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से 5.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए उधार लेने की योजना बनाई है। यानी कि दोस्तों IMF ने तगड़ा वाला धोखा पाकिस्तान को दिया है। दोस्तों इसे धोखा नहीं बल्कि पाकिस्तान की इनएबिलिटीज कह सकते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने जताया भारत का आभार। कहा संकट की शुरुआत से ही हमारी मदद कर रहा है भारत। ऐसे में दोस्तों भारत भी देने वाला है श्रीलंका को 30,000 करोड़ रुपए की सहायता। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका वर्तमान दौरे में सबसे खराब राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों, जिसको लेकर उसकी जनता में खलबली मची हुई है। जी हाँ, जनता बागी हो गई है और उसके तेवर देख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोस्तों पड़ोसी मुल्क में विद्रोह इस कदर भड़का है कि राजनेता भागे भागे फिर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शनकारी कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने देश की मदद करने
करने के लिए भारत का आभार जताया है। जी हाँ दोस्तों, सनत जयसूर्या ने ANI से बात करते हुए कहा कि देश में स्थिर सरकार के गठन के बाद IMF भारत और सभी मित्र देश श्रीलंका की मदद करेंगे। भारत ने संकट की शुरुआत से ही काफी मदद और सहयोग दिया है, इसके लिए हम भारत के आभारी हैं। भारत श्रीलंका के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी जयसूर्या को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा भारत का आभार जताने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नए राष्ट्रपति का चुनाव अगले हफ्ते होना है श्रीलंका में। स्पीकर ने अपने ही बयान का कर दिया खंडन, कहा राजपक्षे बाहर नहीं बल्कि श्रीलंका में ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अभी भी देश में है। दोस्तों श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन ने एक टेलीफोन कॉल में ANI को पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने पहले एक साक्षात्कार में बहुत बड़ी गलती कर दी थी विदेश जाने को लेकर, लेकिन वास्तव में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अभी भी श्रीलंका में ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें इस बीच श्रीलंका के शहरी विकास और आवास मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने ऐलान किया है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां चीन से तनाव, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया अपना सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B2 स्पिरिट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना एक्शन मोड में आ गई है। दोस्तों अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B2 स्पिरिट को ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के अम्बरले एयरबेस पर तैनात किया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त बनाने के लिए इन बॉम्बर्स के जरिए सहयोगी देशों के साथ अभ्यास और ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाएगा। इन बॉम्बर्स को 10 जुलाई को तैनात किया गया है। ये विमान अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से आए हैं और इस बॉम्बर को रेडार भी नहीं पकड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें, जहां भारत के IIT जैसा ITU खोलना चाहता था पाकिस्तान, लोगों ने कैंपस को बना दिया बकरा मंडी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कुलपति ने ट्विटर पर जाहिर किया दुख। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने 9 वर्ष पहले साल 2013 में भारत के IIT को टक्कर देने के लिए एक छोटा MIT बनाने का सपना देखा था। ये सपना आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तानियों ने उस जगह जहां छोटे MIT यानी ITU बोले तो इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का निर्माण होना था, वहां बकरा मंडी खोल डाला। जी हाँ दोस्तों, इस बात की जानकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति उमर सैफ ने दी है। दोस्तों उन्होंने देश के शिक्षा तंत्र पर हताशा जताते हुए उस जगह की तस्वीर दिखाई जहां MIT तैयार करने का निर्णय लिया गया था। अब ये जगह बकरा मंडी है और गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग भी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर 7 साल बाद पुरानी भूल सुधारने जा रहा है नेपाल। यूपी बिहार के लाखों लोगों के घरों में लौटेंगी खुशियां। जी हाँ, नेपाल सरकार एक नया नागरिकता विधेयक लाने जा रही है दोस्तों, जिसमें उस प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत अब किसी नेपाली नागरिक से विवाह करने वाली महिला तुरंत नेपाल की नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी और इससे देश में नागरिकता के सवाल पर जारी विवाद अब दूर हो जाने की संभावना है। जी हाँ, जाहिर है नेपाल सरकार ने देश के मधेसी समुदाय की 7 साल से चल रही मांग मान ली है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पेश किए गए बिल में प्रावधान था कि ऐसी प्रक्रिया विवाह के 7 साल बाद ही शुरू की जा सकेगी। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने कई वर्षों में संसद में लंबित पड़े उस बिल को वापस ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां राजनाथ सिंह ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली उथल पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहे अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा है कि भारत को कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली पर बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है ताकि ये तकनीक नियंत्रण से बाहर ना चली जाए। उन्होंने कहा कि देश को इस तकनीक से होने वाली कानूनी, नीति संबंधी, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, हमें मानवता की तरक्की और शांति के लिए AI का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश या देशों का समूह परमाणु ऊर्जा की तरह ही इस तकनीक पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले और बाकी देश AI का लाभ ना उठा पाए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता और संभावित खतरों पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां भारत के किसान आंदोलन की तरह यूरोपीय देश नीदरलैंड में भी ट्रैक्टर आंदोलन, किसानों ने सारे हाईवे ब्लॉक किए। जी हाँ, यूरोपीय देश नीदरलैंड में इन दिनों सब कुछ सामान्य नहीं है। यहाँ सड़कें जाम है, हाईवे ब्लॉक हैं। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि किसानों ने किया है। दरअसल नीदरलैंड में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत किसानों
किसानों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया है, सुपरमार्केट में फूड सप्लाई चेन को रोक दिया है। किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि नीदरलैंड की सरकार ने कृषि क्षेत्र से नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन में बैंकिंग क्राइसिस, सड़क पर उतरे हजारों प्रोटेस्टर, कई बैंकों ने 90 दिन तक पैसे निकालने पर लगा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, चीन में छोटे बैंकों की हालत खराब है। शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के बुरी तरह फेल होने से बैंकों पर भारी दबाव होने से कई तरह के आरोप लगे हैं। वहीं निकासी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। जहां एक तरफ हजारों की संख्या में बैंकों के ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपने पैसे के लिए रविवार यानी 10 जुलाई 2022 से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चीनी अधिकारियों ने करीब 3000 के आसपास जमाकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को हिंसक रूप से तितर बितर कर दिया है, जो बैंकों से अपनी जीवन भर की कमाई वापस लेने के लिए हेनान प्रांत के चीनी केंद्रीय बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बात करें एक और खबर की, जहां पर अब अंतरिक्ष में बड़ी भारत की धमक, अपने सैटेलाइट की रक्षा के लिए बनाया ये सिस्टम। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष के मलबे से निपटने के मामले में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोले तो इसरो आत्मनिर्भर हो चुका है। अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो के IS-4OM केंद्र बेंगलुरु में काम करना शुरू कर चुका है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ की मौजूदगी में किया है। दोस्तों, इसरो का सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर अब देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने के लिए स्थापित किया गया है। इस सेंटर की शुरुआत से न सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की धमकी बढ़ेगी, बल्कि वो अपने सैटेलाइट की रक्षा खुद करने में सक्षम साबित होगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका में 1000 और 800 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है टमाटर और आलू। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया ने देख लिया किस तरीके से श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीलंका की हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त 1000 रुपए किलो टमाटर और 800 रुपए किलो आलू बिक रहा है। लोगों को ना गैस मिल रही है और ना ही बिजली। लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां गुजरात में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, अब तक 61 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी केंद्र से भेजी अपनी टीमें। जी हां, गुजरात में भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। गुजरात सीएम कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य में भारी बारिश से पैदा हुई गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पटेल ने पीएम मोदी को पिछले 48 घंटों में राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एक और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर सीएम योगी जी का बहुत बड़ा ऐलान, कहा एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलेगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। सीएम योगी जी ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसांख्यिकी असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय के बाद वहां अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए एक जागरूक रैली को हरी झंडी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी की इन बातों का क्या आप भी समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का सबसे बड़ा दावा, कांग्रेस छोड़ने को तैयार 11 असंतुष्ट विधायक जल्द होंगे पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी विधायकों की खींचतान जारी है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया था कि उसका 11 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत पर भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा के महासचिव और गोवा भाजपा के प्रभारी सीटी रवि ने सोमवार को बहुत बड़ा दावा किया है कि गोवा कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गोवा कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये असंतुष्ट नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आखिर अब कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई है दोस्तों? क्यों कोई भी अब कांग्रेस पार्टी में
नहीं रहना चाहता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होगी सबसे बड़ी वजह दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लेकर? आप लोग सुझाव राय जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एनसीपीसीआर के आदेश के बाद आदित्य ठाकरे पर होगी एफआईआर। जी हां, प्रदर्शन में बच्चों का इन्होंने किया इस्तेमाल। मेट्रो मैन ने आरे पर उनके झूठ की खोल दी पोल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने आरे वन बचाओ अभियान में बच्चों का इस्तेमाल करने के कारण शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। दोस्तों संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आयोग को शिकायत मिली है कि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना युवा प्रकोष्ठ में आरे बचाओ प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक अभियान में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संकट में है शिवसेना। इस उम्मीदवार के समर्थन में उतरे पार्टी के सांसद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी शिवसेना के सामने अब एक और नई मुश्किल आ गई है। दोस्तों पार्टी का 18 लोकसभा सांसदों में से 13 ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसदों के इस फैसले से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने बताया कि वो अपने फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को भी देंगे। एक और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर ईडी ने सोनिया गांधी को फिर जारी किया है समन। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को होगी पूछताछ। बता दें, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी किया है। अब ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इसे पोस्टपोन करने का निर्देश दिया था और निवेदन किया था। सोनिया गांधी का निवेदन स्वीकार करते हुए ईडी ने पूछताछ की तारीख जुलाई के आखिरी सप्ताह बढ़ाने की बात कही थी। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर किसी को प्रधानमंत्री मोदी जी के पूजा करने से दिक्कत, किसी को न्योता ना मिलने का दर्द। जी हां, अशोक स्तंभ पर सियासी रण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के ने नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया तो विपक्ष को ये पसंद नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है और जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक ऐसा करना संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस इस बात से नाराज है कि दूसरी पार्टियों को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इस समय विशालकाय अशोक स्तंभ को एक तरफ सरकार और बीजेपी के लोग उम्मीदों के पूरा होने का साक्षी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट करके लिखा था कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर व नए भारत की पहचान बन जन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का साक्षी बनेगा, जिसके शीर्ष पर स्थापित ये राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा मुकुटमणि की तरह देदीप्यमान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप भी मोदी जी के इन कार्यों का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, संसद भवन की छत पर ये विशालकाय अशोक स्तंभ आप सभी को दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते हैं अंतिम खबर की ओर, जहां इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। आईएमडी ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश हुई। झमाझम बारिश से मौसम थोड़ा सुहाना हो गया और लोगों को चिपचिपाती गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई। तो वहीं इस बीच मौसम विभाग ने ताजा जानकारी दी है, आगामी 14 जुलाई तक महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश होगी। आईएमडी ने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पालघर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी जिलों में 14 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई में अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच किन किन भाई और बहनों के यहाँ पर यानी क्षेत्र में दोस्तों बारिश हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा किन के यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है बारिश। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।